अस्सलाम क्लास। हमारी जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट वाली असाइनमेंट है उसमें आपका जो मीडियम है वो बॉल पेन है, और बॉल पेन की कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बॉल पेन्स के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, जिस तरह डार्क और लाइट होता है। मैं आपको डिफरेंस अभी करके दिखा देती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो बॉल पेन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये पियानो का बॉल पेन है। इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी हार्ड आ रही है जो मुझे लगता है। अब ये प्रेशर सेम है बॉल पेन का, जो मैंने पहले वाला यूज़ किया उसका भी प्रेशर सेम है और इसका भी प्रेशर सेम है, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों के सेम प्रेशर के साथ ऊपर वाली चीज़ किस तरह से आ रही है और नीचे वाली किस तरह से आ रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रेशर सेम है बॉल पेन का, लेकिन ये पियानो की बॉल पेन है जो आम हम यूज़ करते हैं रेगुलर यूज़ के लिए, और ये भी कोई इसी तरह से बॉल पेन है जिसका सॉफ्ट इंक है। ठीक है, एंड ये एक लोकल पेन है जो कि मुझे वैसे ही मैंने यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। तो ये इन दोनों से ज़्यादा, अगर आप देखें तो इसका उसी प्रेशर के साथ ज़्यादा डार्क टोन, जो फर्स्ट वाला है उससे भी ज़्यादा डार्क टोन आ रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा जिस तरह सर्कुलर कोई चीज़ है या कोई लाइट आपका एरिया है जो आप इससे हैंडल नहीं कर पा रहे डार्क वाले बॉल पेन से, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ये लाइट वाला बॉल पेन। फ़ायदा इसका ये होगा कि इसकी सॉफ्ट, जैसे पोर्ट्रेट अगर बनाने की तरफ जाएं तो आप सॉफ्ट वाला यूज़ कर सकते हैं बॉल पेन, और जो डार्क वाला है वो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिस तरह से डार्क ऑब्जेक्ट है या लाइट, आपकी डार्क और लाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, तो आप दो बॉल पेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर आप एक बॉल पेन यूज़ करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू, बट आप दो बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक जो अहम चीज़ है बताने वाली कि कुछ ऐसे बॉल पेन होते हैं जिसकी इंक का इशू होता है, तो वो पैच लग जाता है, यानी अगर आप रेंडर कर रहे हो तो उसका पैच लगना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप बॉल पेन से काम कर रहे हो, क्योंकि सम टाइम तो वो पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे इंक आ रही है, सम टाइम वो नज़र भी नहीं आती, लेकिन जब आप अपना फाइनली वर्क देखते हैं तो उसके अंदर आपको पैचेस नज़र आते हैं डिफरेंट जगहों पर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी आपकी। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली आपको कुछ लाइंस के बारे में ऑलरेडी बताया गया था, जिसमें आपकी स्ट्रेट लाइन थी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल, एंड देन आपकी जिगजैग लाइन थी। उसके अलावा आप स्क्रिबल करते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रिबलिंग वाली लाइन है या कोई वेवी लाइन है आपकी। ठीक है, एंड देन अगर आप कर रहे हैं डॉटेड लाइन तो इस तरह से भी डिफरेंट टाइप्स की लाइन है। लाइन बताने का मकसद ये है आपको कि आप जब काम कर रहे होते हो तो ऑब्जेक्ट बनाने में आप, कुछ बच्चों को प्रैक्टिस होती है ऑलरेडी तो वो इजीली वो कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है उनको फॉलो करने में मुश्किल पेश आती है। सो मैं आपको यहाँ पे अब बताऊँगी कि इन्हीं लाइन के साथ हम फाइनल ऑब्जेक्ट किस तरह से उसको रेंडर करते हैं। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो जिस तरह से हम ऑलरेडी बार बार हर क्लास में आपको बता चुके हैं कि आपने टोनल वेरिएशन का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो टोनल वेरिएशन के लिए जो स्टेप है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं, और आपकी जो लास्ट असाइनमेंट थी क्रम्बल पेपर वाली उसमें ऑलरेडी आपने ये चीज़ अचीव भी की है। काफ़ी बच्चों का काम ऐसा था जिन्होंने काफ़ी टोन्स डेवलप की हैं। ठीक है, आपका इवन के मीडियम तो आपका सेम ही है, एक ही आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको टोनल वेरिएशन भी बोलते हैं, इसको ग्रेडेशन भी कह सकते हैं। अभी मैं डायगोनल लाइंस के जरिए ही इसको बना रही हूँ, फिल कर रही हूँ। ठीक है,
अच्छा, जो रेंडर है, आपने जब भी ऑब्जेक्ट को करना है तो उसके लिए आप डिफरेंट मार्क मेकिंग करते हैं। मार्क मेकिंग का मतलब है कि आप शेडिंग या रेंडरिंग की स्टाइल में कर रहे हो, ठीक है। हर जो आर्टिस्ट है उसका डिफरेंट स्टाइल होता है मार्क मेकिंग का। तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताऊंगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया डायगोनल लाइन का, तो ये डायगोनल लाइन एक ही तरह की लाइन है जिसको हम लेके चलेंगे। अब देखिए आपके पास पेन है, उसी के साथ आपने डेवलप करना है लाइट टू डार्क। तो ये मैं सिंपल डायगोनल लाइन से कर रही हूँ। आप इस तरह से भी रेंडर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर आपका सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप अपनी लाइंस को उसी तरह से मूव करेंगे। मार्क मेकिंग के बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत तरीके से मार्क मेकिंग की जाती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ 5 तरह की मार्क मेकिंग को शेयर करूँगी कि आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर कर सकते हैं। अप्रोच भी रियलिस्टिक होनी चाहिए इस असाइनमेंट के लिए। जितना आप अच्छा उसको रेंडर करते हैं और जितनी टोनल वेरिएशन आपके काम के अंदर नज़र आती है, उतना ही इंटरेस्टिंग आपका काम लगेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है हैचिंग। इसमें आप डायगोनल ही लाइन लगाते हैं, लेकिन वो क्रिस क्रॉस की सूरत में होती है, यानी एक एंगल से पहले आप लाइन लगाएंगे। जैसे मैं राइट टू लेफ्ट लगा रही हूँ एंड देन लेफ्ट टू राइट। इसको क्रॉस हैचिंग कहा जाता है। और इसको अपने जिगजैग की फॉर्म में नहीं लगाना, ये सिर्फ लाइंस होती हैं जिसमें आप पेंसिल को उठाते हैं बार बार। फोर्थ टेक्निक मार्क मेकिंग की है तो हम डॉट में भी बॉटम से काम कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको कोई भी टेक्निक को यूज़ करना है, मार्क मेकिंग का कोई भी किसी भी तरीके से आपको रेंडर करना है, सब भी। बट दीज आर जस्ट टेक्निक्स मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप इनमें से कोई यूज़ करना चाह रहे हैं आप किसी एक पेज पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पेज होगी वो आपको सूट कर रहे हैं, वो आपको ईजी लग रही है, आप उसी को कर सकते हैं। फिफ्थ वन है स्क्रिबल। इसको वन लाइन ड्राइंग टेक्निक भी कहते हैं। किसी भी तरीके से आप नोट करेंगे बॉटम को। ओके क्लास, आपको मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में जो चीज़ें बनानी है उसमें फ़ैन भी है, उसमें साइकिल आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको जो 20x30 की हाफ शीट है उस पर उसके 3 एजेस लाजमी, जो असाइनमेंट के अंदर जो भी चीज़ बन रही है 3 एजेस को लाजमी टच करनी चाहिए। सो आप उसके लिए कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा कि आपको कैसी सूट कर रही है। ये मैंने रैंडम जस्ट पिक्चर्स ली हैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताने के लिए कि आप डिफरेंस किस तरह से बता सकते हैं मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। एक ही चीज़ के अंदर जब डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब प्लास्टिक का और एक फील होती है, वुड की डिफरेंट फील होती है, कपड़े की डिफरेंट फील होती है, स्टील की डिफरेंट फील होती है। सो हमारे पास जो ज़्यादा स्टील के ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि हम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। सो उसमें स्टील, लोहा, प्लास्टिक भी उसमें आती हैं। जो स्टील की चीज़ें होती हैं उसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा होता है। वुड के अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा नज़र नहीं आता, ऑल्दो कि वो शाइन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन जो स्टील वाली चीज़ें हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि फ़ैन का जो ये वाला पोर्शन है उसके अंदर रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, इसी जो जाली बनी हुई है उसी का रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी लाइटली थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये रियलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको एग्जैक्टली उसी शेड को, उसी स्टाइल को फॉलो करना है जिस तरह मैं अभी आपके सामने इसकी ड्राइंग करूँगी। और ये मैंने
एग्जाम्पल के तौर पे साथ बीच में इमेज रखा हुआ है कि आप देख सकें कि इसमें लाइट और डार्क से एक ही टूल के साथ, एक ही पेन के साथ आर्टिस्ट ने ये काम किया हुआ है। और इसमें रिफ्लेक्शन में कुछ हमें फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ डार्क लाइंस हैं, तो ये कुछ कोई चीज़, किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रहा है। इसी तरह से ये भी जो स्टील बॉल है, इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। किसी रूम के अंदर ये टेबल पे रखी हुई कोई चीज़ है, स्टील बॉक्स है जिसको कैप्चर किया गया है और उसको सर्कुलर फॉर्म में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो स्टील की जो चीज़ें जब भी आप बनाओगे, उसमें मेटल या स्टील की कोई भी चीज़ आती है, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत शार्प भी होता है और बहुत नॉर्मल भी होता है। यानी जहाँ पे लाइट होगी वो शार्प लाइट होगी, बिल्कुल वाइट होगा एरिया, ये जैसे आपको ये वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसमें बिल्कुल सॉफ्ट सी लाइट होगी। उसमें इट्स अप टू यू कि आपका जो बैठा हुआ सामने वाला फिगर है उसके ऊपर लाइट किस तरह की है, क्योंकि आप इस असाइनमेंट में पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप अगर कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो उसके एक्चुअल साइज को ही आपने ड्रॉ करने की तरफ जाना है और उसमें लाइट और डार्क का ख्याल आपने किस तरह से रखना है। रियलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको सिर्फ फॉलो करना है डार्क एंड लाइट्स और कोशिश करनी है कि डिफरेंट टोन्स आपके काम में नज़र आ रही हों। जो मैंने आपको इस जहाँ पे बताई थी चीज़ कि आपकी टोनल वेरिएशन होनी चाहिए आपके काम के अंदर। तो बॉल पॉइंट में एक आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि आप काम शुरू करें कंस्ट्रक्शन लाइन से और ग्रेजुअली उसको डार्क करने की तरफ जाएं।